So students, yesterday we were taking up Newton's rings and we discussed the formation of Newton's rings in reflected system. Today we switch over to the linked article, and that is the Newton's rings in transmitted light. तो कल हम बता रहे थे कि हमारे पास न्यूटन्स रिंग्स रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कैसे बनते हैं, तो आज उसी को ही हम आगे एक्सटेंड करते हैं कि न्यूटन्स रिंग्स ट्रांसमिटेड सिस्टम में कैसे बनेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ राइट हैंड साइड पे वैसी ही फिगर दिखा रहे हैं जो हमने कल रिफ्लेक्टेड सिस्टम को समझने के लिए यूज़ की थी। यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये सोर्स ऑफ लाइट से हमारी ये रे ऑफ लाइट हमने यहाँ दिखाई है। ये देखिए, यहाँ ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है एरो की तरफ, और ये हमारा ऊपर प्लेनो कन्वेक्स लेंस पड़ा है जिसको हम एल से डिनोट करते थे। इसको मैंने यहाँ एल लेंस एल लिख दिया है, और नीचे ये प्लेट पी है हमारे, जिसके ऊपर हमारे पास ऊपर लेंस रखा हुआ है, ये जो हमने सॉरी। तो यहाँ जब लाइट प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर स्ट्राइक करती है इस पॉइंट के ऊपर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड देन इट स्ट्राइक्स एट द पॉइंट G at the lower part of the lens L. From G a part of it is reflected along this arrow. ये देखिए, ये एरो है और ये along ये इधर को G डैश की तरफ चले जाती है, और जो G के ऊपर टकराने के बाद ये एक तो रिफ्लेक्ट हो गई और दूसरा हिस्सा इसका इसमें रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्ट होने के बाद इट गोज अलोंग H, और प्लेट के अपर सरफेस के ऊपर ये H के ऊपर जाकर स्ट्राइक करता है। तो H से भी यदि आप देखें तो दो फिनोमेना H के ऊपर भी होंगे। एक यहाँ से जो है लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी यानी ट्रांसमिट हो जाएगी अलोंग H डैश, ये नीचे की ओर H डैश हमने दिखा दिया, और एक पार्ट इसका यहाँ H से रिफ्लेक्ट हो जाएगा अलोंग F। और जब ये F के ऊपर, ये H से यहाँ F के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो F के ऊपर भी दो फिनोमेना होंगे। एक तो ये रिफ्रैक्शन होगा जिसके कारण जो रे ऑफ लाइट है वो अलोंग F डैश की तरफ चले जाएगी, और एक यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। उस रिफ्लेक्शन के कारण ये नीचे M की तरफ जाएगी, और M से ये प्लेट से रिफ्रैक्ट होते हुए यानी ट्रांसमिट हो जाएगी, इट विल गो अलोंग M डैश। तो जो हमारी रेज हैं H डैश, M डैश, दीज आर ट्रांसमिटेड रेज, and this system below this plate is called transmitted system। और यहाँ भी बिल्कुल बाकी वैसा ही है जैसे यहाँ ये मैंने ये एंगल बताया हुआ है MF, और ये एक डॉटेड लाइन के साथ ये एंगल स्मॉल r मैंने बताया हुआ है। ये r तब है जब हमने ऑब्लिक इंसिडेंस लिया हुआ है। यदि हम नॉर्मल इंसिडेंस लेंगे जैसे हमने पीछे किया, ये तो समझाने के लिए कर रहे हैं, तो जैसे हमने पीछे नॉर्मल इंसिडेंस लिया था उसमें r 0 होता है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0, तो उस केस में cos 0 इज 1, तो इसलिए cos r 1 होता है। ये हम पहले ही कर चुके हुए हैं। अदरवाइज बाकी सारी थ्योरी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे पास रिफ्लेक्टेड सिस्टम में आती थी। पर यहाँ पर फर्क कहाँ आता है? फर्क यहाँ पर आता है, ये देखिए, जब आप H से रे देखते हैं ना, यहाँ H से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्शन हुआ तो रे चले गई अलोंग HF। ये देखिए, ये H से एरो बना हुआ है HF। अब यहाँ जो रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि नीचे जो हमारी ये T थिकनेस यहाँ हमने दिखाई हुई है, थिकनेस ऑफ फिल्म, तो फिल्म तो एयर की फिल्म है और नीचे डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम पर टकराई कहां से? ये G से H तक गई थी। आप याद करो, G से रे ऑफ लाइट आई और वो H पे स्ट्राइक की, और H से ये इस एरो की तरफ F के ऊपर चले गई।
तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन है इट इज फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, यानी एच पॉइंट के ऊपर रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते समय रिफ्लेक्शन हुआ। तो एक रिफ्लेक्शन हुआ तो इसका मतलब पाई का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाना। तो यहां पर पाई का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और यदि ऐसे ही एफ के ऊपर देखें, एफ से ये जो रे नीचे को गई एफ एम की तरफ, तो यहां भी तो ये डेंसर मीडियम था, ये जो लेंस है ऊपर ये लेंस पड़ा हुआ है हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस, उसके एफ हिस्से पर ये स्ट्राइक करी आके, तो ये एफ एम की तरफ गई, तो यहां भी रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम हुआ रेरर से डेंसर की तरफ जाते हुए। तो इसका मतलब यहां भी पाई का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया। तो यहां भी पाई, एच के ऊपर भी पाई का फेज डिफरेंस, एफ के ऊपर भी पाई का फेज डिफरेंस, तो टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई। 2 पाई फेज डिफरेंस मतलब होता है लैम्डा का पाथ डिफरेंस। अब लैम्डा का पाथ डिफरेंस का मतलब पूरी की पूरी वेव का फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस आ गया। वो पाथ डिफरेंस आए या ना आए उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा उसमें तो 2n+1 लैम्डा या 2n लैम्डा की n लैम्डा की जगह n+1 लैम्डा आ जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि n की कंडीशन होती है n इज 0 1 2 3 एक्सेट्रा। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है कि न्यूटन्स रिंग्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसमिटेड लाइट। The interference in this case takes place between two rays mm dash and hh dash। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कैसे होता है ये। तो द रे hh dash suffers no reflection, ये तो सीधी चली गई h से at the denser medium। the ray mm dash suffers first reflection at denser medium at point h and a second reflection at point f। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। At each reflection, a phase angle change of pi takes place. Thus, the total phase change due to both the reflections is pi plus pi, that is 2 pi, which physically means zero phase change। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लैम्डा का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है। तो n लैम्डा यदि मान लो कंडीशन है, तो लैम्डा n लैम्डा यानी n+1 लैम्डा एक ही बात हो गई ना, तब करके उसमें कोई फर्क आता नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग बीम्स देयरफॉर इज म्यू टी कॉस आर। ये आप याद करो, पर एयर फिल्म के लिए म्यू 1 होता है और कॉस आर इज इक्वल टू कॉस 0, ये पहले ही बताया आपको। इट इज इक्वल टू 1 एंड पाथ डिफरेंस बिकम्स 2t। इसीलिए हमने कहा कि यदि आपने ब्राइट रिंग देखनी हो तो 2t मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारी कंडीशन है। पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यदि आपने डार्क रिंग्स देखने हो तो 2t मस्ट बी इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा ओवर 2, वेयर n इज 1 2 3 एक्सेट्रा। कई बच्चे सोच रहे होंगे यहां हम प्लस भी लिख सकते थे, तो यहां प्लस भी लिख सकते हैं, ये 2n+1 भी हो सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर उस केस में n को फिर हमें यहां पर 0 लेना पड़ेगा। n वेयर n इज हमने लिखा ना 1 2 3, तो वहां पर 0 1 2 3 एक्सेट्रा लिखना पड़ेगा। पर अब आप याद करो कि जो हमने कहा था पीछे, हमने जब कंडीशंस निकाली, सॉल्व किया था पीछे रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, तो हमने कहा था 2t इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर ओवर कैपिटल R, where small r is the radius of the ring and r is the radius of spherical surface of the lens। तो यही हमने आपको कहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये r, स्फेरिकल सरफेस का जो है लेंस का। तो इसीलिए nth ब्राइट रिंग की फॉर्मेशन के लिए हमने कंडीशन निकाली थी, जैसे पीछे निकाली थी वैसी ही कंडीशन यहां पर आएगी। तो हम कह देंगे r स्क्वायर ओवर r, ये ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो, ये 2t इज इक्वल टू n लैम्डा था, पर 2t तो हमने कहा r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R है, तो हमने यहां पुट किया और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू n लैम्डा इंटू कैपिटल R, या फिर स्मॉल r इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n लैम्डा इंटू r या n r लैम्डा। और ऐसे ही यदि हम ये 2t की ये वाली वैल्यू डार्क फ्रिंजेस वाले केस में ऊपर यहां पर पुट करें, इसमें ये जो मैंने डार्कन किया,
तो इसमें करने पर हमारे पास आएगा रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर अंडर रूट ऑफ, ये आएगा 2n-1, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन माइनस की ली हुई है, तो 2n-1 इंटू आर लेमडा डिवाइडेड बाई 2, ये अंडर रूट में हमने यहाँ दिखा दिया आपको ये। और यदि मैं कहूँ n 0 है तो r कितना होगा? फॉर n इक्वल टू 0 यहां पुट करेंगे ब्राइट रिंग के केस में तो उत्तर 0 आएगा। तो इसका मतलब जो सेंट्रल स्पॉट है इस केस में सेंटर में ब्राइट रिंग बनता है और सेंटर के आसपास एक डार्क रिंग बनेगा। और डार्क रिंग यदि बनाना तो यहां पर n इक्वल टू 1 पुट कर दो, क्योंकि फर्स्ट रिंग देखना है डार्क, तो n को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा r लैम्डा ओवर 2। सो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर ए एंड फॉर n इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 ये हम कह सकते हैं, कॉमा r इज इक्वल टू ये वाली चीज इसमें से फॉर ए डार्क रिंग। सो देयरफॉर द सेंट्रल रिंग is bright. Around the central ring there is alternate dark and bright ring। मतलब सेंटर वाला, पिछले केस में हमने सेंटर में डार्क रिंग बताया था, अब हम सेंटर में ब्राइट रिंग की बात कर रहे हैं। तो सेंटर में ब्राइट रिंग, फिर उसके आसपास डार्क, फिर उसके आसपास फिर ब्राइट और फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे रिंग्स बनते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ नोट बताना चाहता हूं। अब देखें, आपने पीछे रिफ्लेक्टेड सिस्टम में किया था कि रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग इज गिवन बाय r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2n-1 इंटू लैम्डा r ओवर 2। यहां ये लैम्डा के साथ कैपिटल R है। तो ये हमारे पास nth ब्राइट रिंग का रेडियस था रिफ्लेक्टेड सिस्टम में। और सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि ये n पे डिपेंड कर रहा है, तो हम r को एज r विद फुट स्क्रिप्ट n लिख सकते हैं, r के पैरों में n। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू rn इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट्स 2n-1 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू लैम्डा कैपिटल R ओवर 2। अब क्योंकि आप याद करो कि इफ dn इज द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग, then dn is equal to 2rn and that is 2 into under root of 2n-1 into lambda r over 2। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि dn it is equal to 2 into rn, this is equal to under root of 2n-1 ब्रैकेट क्लोज्ड into 2 lambda r। जब हम 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 बन के जाएगा ये, तो इसीलिए हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। ऐसे ही यदि हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात करेंगे तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में डार्क रिंग्स के लिए जो डायमीटर बनेगा वो भी आप पीछे से देख सकते हैं। सिमिलरली तो उसकी कंडीशन यूज करेंगे, क्योंकि d इज इक्वल टू 2 टाइम्स r होगा, स्मॉल r, तो यहां पर dn लिख दूंगा n के फुट स्क्रिप्ट लगा के। तो dn इज इक्वल टू 2 इंटू r n एंड दिस इज 2 इंटू अंडर रूट ऑफ n लैम्डा इंटू कैपिटल R। तो दिस गिव्स द कंडीशन फॉर द डार्क रिंग्स। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों हम यूज करेंगे। तो आपकी नॉलेज के लिए हमने ये पहले ही आपको बता दिया, तो विल बी यूजिंग इट इन द टाइम टू कम। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स मेथड? हमने न्यूटन्स रिंग्स किए, उसकी यूज क्या है, फायदा क्या है उसका? तो पहला फायदा जो न्यूटन्स रिंग्स मेथड का है या उसको स्टडी करने का है, that is to determine the radius of curvature, to determine the radius of curvature of the convex surface of the lens by Newton's rings। और फिर फर्दर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड दी वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब इसका इस्तेमाल करके हम फर्दर फिर वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि वेवलेंथ कितनी है हमारे पास लाइट की। तो वो हमारे पास एक मेथड है इसका करने का। तो उसके लिए आप कंसिडर करो कि हमारे पास ये न्यूटन्स रिंग्स हैं। ये राइट हैंड साइड पे मैं ये डायग्राम दिखाई, ये न्यूटन्स रिंग्स हैं। ये सेंटर से डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे चलेंगे और
ये तो मैंने बीच में दिखा दिया, अदरवाइज सेंटर से बाहर को आते हुए होंगे। तो मान लो ये मैंने कोई भी mth रिंग ये डार्क दिखाया, कोई भी दिखाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी, आप इसको अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते होते हैं। हमारे पास जो अरेंजमेंट है, जो जिससे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हमारे पास ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता है, हम फोकस करके ये देख सकते होते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ ये जो लाइन बनाई हुई है, ये लेफ्ट लाइन, यहाँ कर्सर मेरा घूम जाए, ये राइट लाइन, और इसके बीच की ये दूरी बनेगी ना जो, वो dm है। dm यानी डायमीटर ऑफ mth डार्क रिंग। अब मान लो mth डार्क रिंग के बाद हम आगे चलना शुरू हो गए, ये एक रिंग आगे चल गए, 2 रिंग आगे चल गए, 3, 4, 5, 6, जितने मर्जी चल जाओ। मतलब मान लो मैं mth रिंग से आगे n और रिंग आगे चला गया। ये तो 5 रिंग गए ना, आप हो सकता है 8 रिंग चले जाओ, तो n रिंग और आगे चले गए। तो मैंने इधर भी देखा फोकस करके, इधर भी देखा फोकस करके, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से माप सकते हैं, और वो इस केस में डायामीटर ऑफ m प्लस nth रिंग होगी। पहले तो डायामीटर था mth रिंग, ये जो हमारा रिंग था ये mth रिंग था, डार्क रिंग। अब ये m प्लस nth डार्क रिंग बना, तो इसका डायामीटर होगा d, फिर पैरों में इसके एट द फुट स्क्रिप्ट ये m प्लस n आएगा। तो यही हमने कहा कि लेट द डायामीटर ऑफ द 2 डार्क रिंग्स से mth and n plus mth are measured with the help of low power microscope in the reflected system. If dm is diameter of mth dark ring counted from the center, तो यहाँ ये m plus nth कर लेते हैं क्योंकि हम m से n की तरफ गए हैं ना, तब करके ये, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप याद करो कि जो हमारे पास डार्क रिंग बनता था mth डार्क रिंग, तो हमने कहा था dm square over 4r इट्स इक्वल टू m lambda, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये हम पीछे देख सकते हैं, ये हमने यहाँ यूज किया, dn इज इक्वल टू 2n lambda r। यदि आप इसको स्क्वायर करेंगे तो dn स्क्वायर अपॉन कैपिटल R, फॉर नीचे आ जाएगा, इट इज इक्वल टू n lambda। तो हमने ये ऐसे लिख दिया हुआ है। तो यही हमने कहा कि dm square over 4r is equal to m lambda, call it equation 1, where capital R is radius of curvature of the lower surface of the lens, L यानी plano-convex lens, and lambda is the wavelength of light used। और मैंने जैसे आपको समझाया कि यदि मैं m plus nth डार्क रिंग की बात करूं, तो यहां पर m की जगह m plus n आ जाएगा, और यहां भी हमें m की जगह m plus n लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे पास ये आएगा dm plus n का होल स्क्वायर ओवर 4r, इट इज इक्वल टू m plus n into lambda, call it equation number 2, where m plus n is this, मतलब where dm plus n is the diameter of m plus nth dark ring। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को, जो हमारे पास ये पीछे है ये इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट dm plus n square over 4 capital R minus dm square over 4 capital R, it is equal to m plus n into lambda minus m into lambda। और यदि आप लेफ्ट हैंड साइड पे LCM लेके सॉल्व करते हैं तो वी गेट dm plus n square minus dm square over 4r, it is equal to n lambda। या फिर यहां से हम r निकाल सकते हैं, r is equal to dm plus n square minus dm square over 4n lambda, call it equation number 3। so equation ये जो 3 है, यानी कि ये this can be used to find the radius of curvature of this plano-convex lens। तो ये हमें आसानी से बता देगा कि इतना है। तो हम यहां पर यदि देखें तो लैम्डा भी निकाल सकते हैं। यदि मान लो हमें आर पता है तो हम लैम्डा इससे फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप ये इक्वेशन 3 से, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू डी एम प्लस एन
स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर ओवर 4nr। तो इस ढंग से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। अब आप कई बार मन में आता है कि r कैसे निकालेंगे, यदि मान लो हम अदरवाइज r निकालना चाहें तो यहां लैम्डा निकालना चाहेंगे, यदि तो हमें लैम्डा पता है तब तो हम r निकाल सकते हैं। अब मान लो हम लैम्डा निकालना चाहते हैं, हमें r नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक हमारे पास स्फेरोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट, उसकी मदद से हम r अलग ढंग से निकाल लेते हैं और वो r की वैल्यू यहां पर पुट करके लैम्डा निकाल सकते हैं। तो वो मैंने यहां आगे बताया हुआ है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दैट केस, मतलब यदि आप वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, कर्वेचर ऑफ द convex surface of the plano convex lens is measured by spherometer using this formula। ये फार्मूला होता है r is equal to small d square upon 6h plus h over 2, we call it as equation 5, where d is average distance between any two successive legs of spherometer and h is the displacement of screw when it touches successively the convex surface and plane surfaces of the plano convex lens। तो उसमें हमारे पास फार्मूला होता है, तीन लेग्स होती हैं हमारे पास स्फेरोमीटर की, उसकी लेग्स की मदद से हम मेजरमेंट्स करते हैं। ये तो वो अलग प्रोसीजर है, यदि आप स्फेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट करें तो वहां पर ये हमारे पास आता है, हम कर भी सकते हैं वहां पे। तो बाय मेजरिंग द डायमीटर्स dm and dm plus n, the wavelength lambda can be found using equation 4 जो हमने पीछे अभी की है ये वाली। तो इसमें हम पुट करके r हमने स्फेरोमीटर से निकाल लिया उस केस में, तो यहाँ पर पुट करके लैम्डा निकाल सकते हैं। और यदि लैम्डा हमें पता है तो फिर तो आसान हो गया ना, फिर तो इक्वेशन 3 से ही हम सीधे निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास फायदा होता है। तो ए सिमिलर मेथड में बी अडॉप्टेड विद ब्राइट रिंग्स ऑल्सो, मतलब यहाँ तो हमने सारा प्रोसीजर डार्क रिंग्स की मदद से किया, पर जरूरी थोड़े आप डार्क रिंग को ही लेके स्टडी करो, आप ब्राइट रिंग को लेके स्टडी कर लो तो बिल्कुल वैसा ही फार्मूला हम यूज करेंगे, आइडेंटिकल फार्मूला। तो फार्मूला वैसा ही रहेगा और हम वेवलेंथ को निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये फार्मूला। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी न्यूटन्स रिंग्स मेथड की। इसकी एक और एप्लीकेशन है, दैट इज सेकेंड एप्लीकेशन, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। अब आप सोचेंगे ये कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने पीछे जब एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको पिछला याद करवा देता हूं एक्सपेरिमेंट। ये हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखिए, तो हमने कहा था कि ये जो AOB के नीचे वाला हिस्सा है ना, ये AOB के नीचे ये एयर है। ये हमने पीछे मार्क भी किया था आपको, शायद ये मैं दिखा दूं, ये देखो, ये हमने कहा था ये जो निचले वाला हिस्सा है ये एयर है, यहां भी लिखा था ये एयर फिल्म बनती है, ये देखिए लिखा हुआ है। अब यदि मैं इस जगह में एयर फिल्म की जगह नीचे लिक्विड फिल्म बना दूं, क्या करूं कि जो लेंस है, जो हमारा L लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, उसको P पर रखना है आपने, P प्लेट के ऊपर, पर हम इसके बीच में L और P के बीच में यहां लिक्विड डाल देते हैं इसके। तो अब एयर फिल्म की बजाय क्या बन जाएगी, लिक्विड फिल्म बन जाएगी। तो उस केस में लिक्विड फिल्म जब बन जाएगी तो लिक्विड का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो पीछे तो हमने म्यू को 1 ले लिया था, अब हम म्यू को 1 नहीं ले सकते, अब म्यू को म्यू ही लेना पड़ेगा। तो म्यू लेके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और वहां से हम डिराइव कर सकते हैं म्यू की वैल्यू। तो कैसे करना वो हम ये बता रहे हैं आपको। तो यही हमने कहा कि लेट दी एयर गैप between the lens and the glass plate is replaced by a liquid whose refractive index mu is to be determined. Then the path difference between the two rays, one reflected at A and the other reflected at M, वो देख सकते हैं आप पीछे, it is given by path difference is 2 mu t। अब 2t नहीं रहा, 2 mu t, क्योंकि cos r तो 1 है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। सो इसलिए nth ब्राइट फ्रिंज के लिए जो कंडीशन थी 2t, उसकी जगह कंडीशन हो जाएगी 2 mu t। तो 2 mu t इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा ओवर 2 आ जाएगा। और nth डार्क फ्रिंज के लिए जो कंडीशन आएगी वो आएगी 2 mu t इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अब t की जगह 2 इंटू स्मॉल t की जगह 2 इंटू म्यू t
सभी जगह आएगा। तो इसीलिए आप याद करो कि 2t तो हमने डिराइव किया था कि ये है dn स्क्वायर ओवर 4r के बराबर, ये हमने डिराइव की थी कंडीशन, क्योंकि हमने ये r के टर्म्स में की थी, r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर ओवर 4r 2t इज इक्वल टू, तो यहाँ सॉरी स्मॉल r स्क्वायर ओवर कैपिटल R, पर r स्मॉल r जो है वो रेडियस है, तो r इज इक्वल टू d/2 आएगा, तो d/2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो dn स्क्वायर ओवर 4 बनेगा ना ये। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 2t इज इक्वल टू dn स्क्वायर ओवर 4r। तो हमने 2 म्यू टी की जगह जो 2t आया ना, म्यू तो ऐसे ही रहने दिया, 2t की वैल्यू ये वाली पुट कर दी पिछली इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन 2 है उसमें भी और इक्वेशन 3 में भी। तो ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशंस और डार्क फ्रिंजेस की कंडीशंस मॉडिफाई होके ये बन गई। तो हमने कहा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2t इन इक्वेशन 3 वी गेट म्यू इनटू dn स्क्वायर ओवर 4r इट्स इक्वल टू n लैम्डा, कॉल इट एज इक्वेशन 4। एंड सिमिलरली यदि हम ये तो हमारा कोई भी nth रिंग था जो हमने चुना, कोई भी nth रिंग, फिर हम उसको आगे लेके गए कोई भी mth रिंग, स्टार्टिंग से मतलब मान लो 0th रिंग से मान लो आप, पीछे तो हमने mth और nth m प्लस nth लिए थे ना, अब मैं ले रहा हूं mth और nth या nth और mth, ऐसे चाहे कम करते हुए चाहे बढ़ाते हुए रेडियस को। तो इसीलिए सिमिलरली फॉर द mth डार्क रिंग वी गेट म्यू इनटू dm स्क्वायर ओवर 4r इट इज इक्वल टू m लैम्डा। तो यहां ये nth रिंग के लिए कंडीशन है, ये वाली ये mth रिंग के लिए कंडीशन है। मान लो फॉर एग्जांपल शुरू से 5वां रिंग और 8वां रिंग या 5वां रिंग या 10वां रिंग, तो 5वां रिंग जो है वो हमारा m बन गया, n बन गया, और जो 10वां रिंग है वो m बन गया। ये मतलब, या उल्टा कह लो कि 10वां रिंग वो nth रिंग था तो 5वां वाला हमारा mth रिंग था। ये आपकी इच्छा है कैसे आप चुनना चाहते हैं। तो इसीलिए यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से, तो क्या इसमें से ये वाली चीज घटा दो, तो आप देखेंगे कि म्यू कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो एलसीएम 4r आ गया, तो ये बन गया आपका म्यू इंटू dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर ओवर 4r एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस m इंटू लैम्डा। तो यहां से यदि आप म्यू निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो म्यू विल बी इक्वल टू 4r इंटू n माइनस m इंटू लैम्डा और डिवाइडेड बाय dn स्क्वायर। यहां d बड़ा लिया है कैपिटल, तो मैं यहां d ले लेता हूं, कैपिटल है हमारे पास, तो ये थोड़ा करेक्शन, तो dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर, तो दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ म्यू। तो यदि हमें डायमीटर्स हमने निकालने आते होते हैं, हम अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से निकाल सकते हैं, और आर हमने पीछे आपको मेथड बताया कि कैसे निकालना है, लैम्डा भी हम पिछले तरीके में जैसे निकाला वो निकाल सकते हैं। पर इन केस यदि लैम्डा नहीं भी पता होता तो हम दूसरे ढंग से भी निकाल सकते होते हैं। तो समहाउ पहले तो हमने यही कहा कि नोइंग द वैल्यूज ऑफ आर, लैम्डा, dn, dm and n and m we can find the value of mu। तो यही हमने कहा कि यहाँ पर ये d कैपिटल लिया तो हम d कैपिटल ले लेते हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तो जस्ट यूज द वैल्यूज। पर स्पेशल केस है एक कि व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नॉट नोन, तो उस केस में क्या करें। सो यहां हमने कहा कि इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नॉट नोन, द डायमीटर ऑफ ए पर्टिकुलर रिंग फर्स्ट विद एयर एंड देन विद लिक्विड इन द इंटरवीनिंग स्पेस इज मेजर्ड। मतलब क्या है कि पहले आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट को करो हवा के साथ, मतलब ग्लास के ऊपर जो हमारी ग्लास प्लेट पी थी जो हमने पीछे आपको दिखाया, उसके ऊपर हमारे पास जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखना था, उसके बीच में कोई लिक्विड नहीं डालो, मतलब एयर फिल्म हो गई। और दूसरे केस में आप एयर फिल्म लेके कर लो। तो अब मान लो कि पहले केस में जब आपने एयर फिल्म ली तब जो डायामीटर था वो किसी भी nth डार्क रिंग का वो डी, कैपिटल डी ए आया, तो इसीलिए मैं सभी कैपिटल ले रहा हूं, तो डी ए यहां मैं सारे चेंज कर देता हूं, ये डी
DA is the diameter of nth ring, dark ring, when air is introduced, or DL is the diameter when liquid is introduced. दूसरा केस, पहले बिना लिक्विड के कर लिया एयर के साथ, फिर लिक्विड डाल के कर लिया एक्सपेरिमेंट उसी को. तो उस केस में DA स्क्वायर आप याद करो, हमने कहा था इट इज 4RN लैम्डा. कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 7. और जब आपने लिक्विड डाला तो उस केस में DL स्क्वायर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4RN लैम्डा ओवर म्यू, क्योंकि हमारे पास वो कंडीशन है, म्यू से मल्टीप्लाई किया हमने. तो इसीलिए यदि हम इक्वेशंस 7 और 8 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये कैपिटल D की जरूरत पड़ेगी यहां. तो म्यू किसके बराबर आएगा, मतलब इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 से डिवाइड कर दो, तो ये 4RN है, 4RN लैम्डा एटसेट्रा ये कट जाएंगे, तो म्यू ऊपर आ गया. तो लेफ्ट हैंड साइड भी ले आओ इसको, और राइट हैंड साइड मतलब इस चीज को इस चीज से डिवाइड करो, तो ये आएगा DA स्क्वायर अपॉन DL स्क्वायर, इट इज इक्वल टू म्यू. तो म्यू किसके बराबर आया, DA अपॉन DL का होल स्क्वायर. तो इस ढंग से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं यदि हमें लैम्डा पता नहीं है तो, क्योंकि हमने लैम्डा को इस केस में खत्म कर दिया, बिना लैम्डा के ही हमने एक्सपेरिमेंट करके म्यू की वैल्यू निकाल ली. सो दिस इज अनदर मेथड. तो ये बेसिकली मेन यूजेस हैं हमारे न्यूटन्स रिंग्स मेथड के, जिसको हम यूज करके लैम्डा भी निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, म्यू निकाल सकते हैं. सो डिफरेंट मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू फाइंड डिफरेंट वैल्यूज. सो आज आप यहां तक करेंगे, देन विल बी स्विचिंग फर्दर नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.